हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम राजनीतिक सिद्धांत और विचार, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और तुलनात्मक राजनीति से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं था? तो प्लेटो की रिपब्लिक का जो प्रधान पात्र नहीं था वो है प्रोटागोरस। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लूकोन जो है रिपब्लिक के प्रधान पात्र थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रोटागोरस जो है राजनीति विज्ञान के विचारक हैं और तो वे प्लेटो के रिपब्लिक के पात्र नहीं हैं। रिपब्लिक प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति है जिसमें उसने दार्शनिक, शासक व न्याय युक्त द्वादश राज्य की कल्पना की है। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। लेखक और पुस्तकें दी गई हैं, तो इसे देख लेते हैं। पहला है A.R. ब्लास्टर। तो A.R. ब्लास्टर का संबंध आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी से। दूसरा है C.B. मैकफर्सन। C.B. मैकफर्सन का संबंध आपका हो जाएगा द रियल वर्ल्ड से, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी से। और सी पैटमैन का संबंध आपका पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डी हेल्ड के द्वारा मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई थी, डी का दूसरा राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख सकते हैं। A.R. ब्लास्टर डेमोक्रेसी, C.B. मैकफर्सन द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, सी पैटमैन पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी और डी हेल्ड की बात करें मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये बुकें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप नेट या पीजीटी किसी भी एग्जाम में लीजिए, यहाँ से 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार के एग्जाम में जो है नेट के में जो कल की क्लास में जो है 6 से 7 क्वेश्चन नेट जो है पुस्तकों से ही संबंधित पूछे गए थे। और लगभग पूरे क्वेश्चन जो है आपकी पुस्तकों से संबंधित हमारी क्लास से पूछे गए थे। तो अगला है हमारा, मार्क्स के लेखों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। तो मार्क्स के ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नेट के एग्जाम में, ठीक है। मार्क्स की पुस्तकों को क्रम में लगाने की बात की गई थी। तो इसका देख लेते हैं इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले जो हो जाएगा आपका थीसिस ऑन फ्योरबाख। थीसिस ऑन फ्योर के बाद बाग की बात हो जाएगी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और सबसे पहले आपका जो है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सपांस सीधे देख सकते हैं। पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1844 में लिखी थी इन्होंने। उसके बाद थीसिस ऑन फ्योरबाख लिखी थी 1845 में, और उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, और अंत में कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है, यह किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था जॉन रॉल्स के द्वारा, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस से संबंधित हैं, न्याय का सिद्धांत। इसका राइट हो जाएगा। न्याय के दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत रॉल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। यह शर्त पूरी हो जाने के बाद भेदमूलक सिद्धांत का प्रयोग शुरू होता है। इनमें सबसे पहले यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। अगला है हमारा, उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उपयोगितावाद का संस्थापक बेंथम को माना जाता है, जिन्होंने सुख और दुख का सिद्धांत दिया था। आप देख सकते हैं अधिकतम संख्या के अधिकतम हित, ठीक है, संबंधी प्राचीन सिद्धांत को शास्त्रीय एवं व्यवस्थित रूप देने का तथा राजनीति के क्षेत्र में इसे लागू कर लोकप्रिय एवं प्रभावशाली विचारधारा बनाने का श्रेय बेंथम को है। अतः इसी कारण से कई विद्वान उपयोगितावाद को बेंथमवाद के नाम से भी पुकारते हैं। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? यानी कौन सी पुस्तक माओ से संबंधित नहीं है? तो पीपल्स वॉर जो है माओ से संबंधित नहीं है। बाकी ऑन न्यू डेमोक्रेसी की बात करें, ऑन कोलिएशन गवर्नमेंट की बात करें, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की बात करें, तो तीनों बुक माओ से तुंग के द्वारा लिखी गई हैं और पीपल्स वॉर इससे संबंधित नहीं है। अगला है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के सिलसिले में जाते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं गांधी जी 1893 में
एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। यहाँ वे 1 वर्ष के लिए गए थे, परंतु लगभग 22 वर्ष रहते हैं। अगला है मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, किसने संस्थापित की? तो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एमएन रॉय को माना जाता है। सी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी किया गया, एमएन रॉय द्वारा स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी स्थापना की थी। अगला है लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया था? तो लॉर्ड मिंटो की बात करें, सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में उन्होंने माना था अरविंद घोष को। ठीक है, लाल बाल पाल। अगला है लॉर्ड मिंटो ने सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में वर्णन अरविंद घोष के लिए किया है। अरविंद घोष विदेशी शासन के खिलाफ बल या हिंसक साधनों के प्रयोग की वकालत करते थे, इसीलिए। अगला है निम्नलिखित में से किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की थी? तो आभासी या फिर कृत्रिम प्रेशर ग्रुप की बात करती जॉन ब्लांडॉल के द्वारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्लांडॉल ने दबाव समूह का वर्गीकरण उनके निर्माण के प्रेरक तत्वों के आधार पर किया है। उनके अनुसार प्रमुख रूप से 2 प्रकार के दबाव समूह होते हैं। पहला है सामुदायिक दबाव समूह, दूसरा है संघात्मक दबाव समूह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे चिंतक और विचारक। चिंतक और उनके विचारों से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का संबंध किससे हो जाएगा? प्रक्रिया के रूप में क्रांति, जिसके जरिए संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स जो है क्रांति की बात करते हैं, असमानताओं को समाप्त करने की बात करते हैं। अगला है चार्ल्स जॉनसन। चार्ल्स जॉनसन का संबंध आपका हो जाएगा ठीक है 4th से। चार्ल्स जॉनसन का संबंध मूल्य समन्वित सामाजिक व्यवस्था मॉडल से हो जाएगा। उसके बाद टेडगर हैं। टेडगर का संबंध आपका समग्र मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से हो जाएगा। और अंत में आपका वेरिंगटन मूर है। वेरिंगटन मूर का संबंध आपका किससे हो जाएगा? कृषक वर्ग तथा संपत्ति स्वामियों के बीच जो पैतृकवादी संबंध की स्थिति से हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार क्रांति की जड़ समाज की संरचना में निहित है। उसके अनुसार समाज में अर्थव्यवस्था की रचना विशेष से कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंध उत्पन्न होते हैं और समाज में 2 वर्ग बन जाते हैं। एक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार रखता है और दूसरा इन पर आश्रित रहने वाला तथा अपना परिश्रम करके जीने वाला श्रमजीवी वर्ग है। और एक वर्ग शासकों का होता है, दूसरा वर्ग शासितों का होता है, जो शोषण के शिकार होते हैं। अगला है निम्नलिखित लेखकों में से किसने अभिजात वर्ग को 2 मोटे प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो अभिजात वर्ग को 2 मोटे प्रकारों में वर्गीकृत करने वाले विचारक हैं कार्ल मानहीम। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कार्ल मानहीम ने अभिजात वर्ग को निम्न 2 प्रकारों में विभाजित किया था। प्रथम वर्ग के अंतर्गत दार्शनिक, वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार आते हैं और दूसरे वर्ग में मध्य स्तरीय अभिजन आते हैं, जो पत्रकारिता, अध्यापन, प्रकाशन आदि कार्यों में संलग्न होते हैं। अगला है कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? तो कौटिल्य से संबंधित नेट में पूछा गया था। कौटिल्य इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के अनुसार जो है राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत हैं आपके वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय। दूसरा है आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना और तीसरा है कानून व्यवस्था बनाए रखना। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट हो जाएगा। बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना ये रॉन्ग है। कौटिल्य ने राजा के आवश्यक गुणों पर बल दिया है। वह अपने राजा को केवल सत्ता उपयोग करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, वह उसे राजर्षि बनाना चाहता है। उसके अनुसार राजा को कुलीन, धर्म की मर्यादा चाहने वाला, कृतज्ञ, दृढ़ निश्चयी, विचारशील, सत्यवादी, विवेकपूर्ण, वृद्धों के प्रति आदरशील और दूरदर्शी, उत्साही, युद्ध में चतुर होना चाहिए। ये कौटिल्य के द्वारा कहा गया था। अगला है तुलनात्मक राजनीति से अभिकथन और कारण दिया गया है। व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर है और कारण है बजाय गैर प्रासंगिक रूप से यथार्थ होने के अस्पष्ट होना बेहतर है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अगला हमारा AFK आर्गेन्स्की द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आर्गेन्स्की के द्वारा इनको व्यवस्थित करने की बात की गई है, तो देख लेते हैं। सी इसका राइट है। सबसे पहला आ जाएगा आपका आदिम एकीकरण की राजनीति, उसके बाद औद्योगिकीकरण की राजनीति,
और उसके बाद राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति, अंत में समृद्धि की राजनीति। आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आदिम एकीकरण की राजनीति, यानी मनुष्यों को एकीकरण की राजनीति। उसके बाद जब मनुष्य जो है एकीकरण के रूप में राजनीति करेंगे तो औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण होगा तो फिर क्या होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, और राष्ट्र का कल्याण होगा तो क्या होगा, समृद्धि होगी। अगला हमारा फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। सरकार का प्रकार और मुख्य गुण है, तो इसे मिलान करने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं। पहला है सैनिक प्रणाली, ठीक है। तो सैनिक शासन प्रणाली का संबंध आपका हो जाएगा, सैनिक शासन प्रणाली का संबंध आपका जबरदस्ती पर आधारित हो जाएगा। वंशगत शासन का संबंध आपका आदर पर आधारित हो जाएगा। नकली लोकतंत्र का संबंध आपका उदार लोकतंत्र के जैसे सर्वाधिक चुनाव परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में रहती है नकली लोकतंत्र में। और उदार लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत स्वैच्छिक सहभागिता होती है, पार्टिसिपेशन। आप इसे देख सकते हैं, उदार लोकतंत्र, सैनिक शासन प्रणाली, राजतंत्र और नकली लोकतंत्र, इनकी डेफिनेशन को आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया है। तो आधुनिक समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, पहला है विशिष्ट, दूसरा है सार्वभौम, तीसरा है सहायक, यंत्री या सहायक। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें राइट हो जाएगा, आरोपणीय इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं समाजीकरण तब प्रारंभ होता है जब कोई बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है, वह अनेक प्रकार की परिस्थितियों के संपर्क में आता है जिनके माध्यम से वह ज्ञान प्राप्त करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा सत्ता, आज्ञा, विरोध, सहभागिता के संबंध में ज्ञान प्राप्त करता है। अगला है, निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है। तो सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो संसदीय रूप की सरकार जो है सर्वसत्तात्मक नहीं होती है। सैनिक सरकार होती है, फासिस्टवादी यानी अधिनायकवादी सरकार होती है, और साम्यवादी सरकार होती है। आप इसको एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगला है, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को दो मुख्य वर्गों टर्नओवर, हेजीमोनिक, वैचारिक तथा व्यवहारिक में निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया है। तो मैरॉन विनर और ला पालम्बोरा के द्वारा किया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ला पालम्बोरा और मैरॉन विनर ने दो प्रकार के दल पद्धतियां बतलाई हैं। पहला है प्रतियोगिता दल प्रणाली, और दूसरा है प्रतियोगी दल प्रणाली में के चार रूप होते हैं: अधिपत्यी वैचारिक दल पद्धतियां, अधिपत्यी फलमूलक दल पद्धतियां, उल्टनीय वैचारिक दल पद्धतियां, उल्टनीय फलमूलक दल पद्धतियां। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पुस्तकें और लेखक दी गई हैं, तो इसे देख लेते हैं। अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स जो लिखी थी वो लिखी थी आर यंग के द्वारा। दूसरा है डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, पुस्तक लिखी थी सीई ब्लैक के द्वारा। और इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स जो है आर रोज के द्वारा, और स्टडीज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट जे.एम. कोलमैन के द्वारा लिखी गई थी। आप इसे एक बार और देखते हैं। आर यंग का संबंध अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा, सीई ब्लैक डायनामिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, आर रोज का संबंध इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स से हो जाएगा, और जे.एस. कोलमैन का संबंध स्टडीज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट से हो जाएगा। अगला है फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं रसूद्दीन खान। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक रसूद्दीन खान है। अगला है सब ऑल्टर्न यानी उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान निम्नलिखित में से किसका है। तो है रंजीत गुहा का। उपाश्रित अध्ययन रंजीत गुहा। सब ऑल्टर्न यानी उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान रंजीत गुहा ने दिया है। अगला है शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले चार तत्व क्या हैं। तो शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले चार तत्व हैं, सबसे पहले आपका सिद्धांत आ जाएंगे, उसके बाद मानक आ जाएंगे, उसके बाद नियम आ जाएंगे, अंत में निर्णयन कार्यविधियाँ आ जाएंगी। शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले चार तत्व निम्न हैं, सबसे पहले सिद्धांत, उसके बाद मानक, नियम और निर्णयन कार्यविधियाँ। अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित अभिकथन और कारण दिया गया है। तो इसे देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ यह नहीं कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र और वैयक्तिक विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। और कारण है धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके में लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो इसका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता एक विशेष प्रकार का मानवतावादी दर्शन है जो धर्म तथा आध्यात्मवाद का निषेध करते हुए नैतिकता, शिक्षा, राजनीति और प्रशासन, कानून आदि को इन दोनों से पूर्णतः स्वतंत्र मानता है। अगला फिर कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में बृहद उथल पुथल का काल था, में बहुत सी नव राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई और राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गई अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियां की आश्रित बन गई। तो इसका राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल राइट है। आप देख सकते हैं 1969 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था और 1978 में सत्ता कांग्रेस का और 1995 में कांग्रेस का विभाजन होकर कांग्रेस का गठन किया गया और 1977 में गठित जनता पार्टी 1980 के मध्य तक 4 जनता पार्टियों में बढ़ गई। इसी तरह अकाली दल, अन्ना द्रमुक जैसे क्षेत्रीय दल भी समय समय पर विभाजित होते रहे। अगला है हमारा निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं भाई। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, उसका पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा होती है 1929 में मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर और पहली बार झंडारोहण इसी टाइम किया गया था। और नागरिक अवज्ञा आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध 1930 से 1934 हो जाएगा और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 करो या मरो से संबंधित है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था। तो ये कहा था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के वाद में। आप देख सकते हैं शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि संसद में आर्टिकल 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति जो है अंतर्निहित है। इसीलिए संसद संविधान में संशोधन करके किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, पूछा गया है। तो केरल में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें और बिहार में है। और वर्तमान में भारत के लगभग 7 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका व्यवस्थापिका है, आप देख सकते हैं। अगला है हमारा जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों या मुख्यमंत्रियों का सही क्रम बताने की बात कर रहा है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले शेख अब्दुल्ला आ जाएंगे, फिर उसका बख्शी गुलाम मोहम्मद हो जाएंगे, उसके बाद शमसुद्दीन हो जाएंगे और अंत में GM सादिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है फिर सूची 1 को सूची से मिलाने की बात कर रहा है, षड्यंत्रवाद और दंडित क्रांतिकारी से संबंधित है। ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। नासिकवाद 1909 से 1910 के बीच जो हुआ था उसका संबंध विनायक सावरकर VD सावरकर से संबंधित हो जाएगा। और बनारसवाद 1916 का संबंध आपका सच्चिदानंद सन्याल से हो जाएगा, सच्चिदानंदनाथ सन्याल। और काकुरीवाद 1924 का संबंध आपका राम प्रसाद बिस्मिल से हो जाएगा, काकुरी कांड। और लाहौरवाद का संबंध 1929 से 30 के बीच जो है वो भगत सिंह से हो जाएगा। आप इसे एक बार और रीड कर सकते हैं। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है, ये इसमें संबंधित नहीं है, बाकी तीनों राइट हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। देख सकते हैं कि किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संसद में संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है जो निम्न 3 स्थितियों में है। पहला, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, और दूसरा, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो, और तीसरा है दूसरे सदन के बिना विधेयक को पास किए 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया हो। और ये प्रावधान आर्टिकल 108 के अनुसार होता है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान। अगला है केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया गया है, तो योजना आयोग के द्वारा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया है। अगला अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, सामान्यवादी तथा विशिष्ट के बीच संबंध प्रवर तथा अवर का संबंध होता है और लोक नीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ए भाई असत्य यहाँ पे और आर क्या है, सत्य है। क्योंकि लोक नीति को बनाने एवं क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है, न कि सामान्य को विशिष्ट की, इसीलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत का हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा कहाँ स्थित है। तो प्रोजेक्ट वर्षा का संबंध आपका रामबिल्ली से हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है लोक प्रशासन संबंधी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है।
तो लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारक हैं रॉबर्ट डेहल। ए इसका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट डेहल ने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। अगला है, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक या जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। तो वो है आपका उपयुक्त सभी, सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीकी और सामान्यीकरण। तीनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं टेलरवादी प्रबंध विज्ञान के निम्न आधार स्तंभ हैं। एक सच्चे प्रबंध और कार्य का विकास करना, कार्यकर्ता का वैज्ञानिक आधार पर चयन तथा उसका वैज्ञानिक शिक्षण एवं विकास, प्रबंध एवं श्रमिक के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग। और टेलर ने लगभग इसी प्रकार के 14 सिद्धांत भी दिए थे। अगला है, लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं है, पूछा गया है। तो समर्थक जो है हेनरी फ्यूल नहीं है क्योंकि वो मैनेजमेंट से संबंधित हैं। बाकी साइमन, गुलिक और स्मिथबर्ग संबंधित हैं। लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक साइमन, स्मिथबर्ग और लूथर गुलिक हैं, जबकि हेनरी फ्यूल इस दृष्टिकोण के समर्थक नहीं हैं। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। पहला है लाइन एजेंसी। ठीक है, तो लाइन एजेंसी का संबंध आपका हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान, लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान देते हुए कार्य करना। और जनरल स्टाफ का संबंध हो जाएगा आपका वैयक्तिक प्रशासन का संचालन करना। और विशिष्ट स्टाफ का संबंध आपका डेटा संकलन और उसका विश्लेषण करना। और वैयक्तिक स्टाफ का संबंध आपका हो जाएगा लाइन अधिकारियों के भिन्न प्रयुक्तियों की डायरी रखना हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन आप लोग रीड कर सकते हैं। पर सामान्य स्टाफ क्या होता है, तकनीकी स्टाफ क्या होता है और सहायक स्टाफ क्या होता है। अगला है हमारा, भारत में लोक सेवा में जॉब या नौकरी के किस वर्ग के लिए पदोन्नति में योग्यता सह प्रवर्तक के सिद्धांत को अपनाया जाता है। वह है आपका वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकंड। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, वरिष्ठता के सिद्धांत के बारे में। पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए, अर्थात जिस कर्मचारी की सेवा सबसे अधिक अवधि की है उसे पदोन्नति मिलनी चाहिए। यही योग्यता के सिद्धांत के अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन करते हुए इसके आधार पर पदवृद्धि करना है। अगला है हमारा, अभिकथन और कारण से पद स्थिति वर्गीकरण निम्न आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है और पद स्थिति वर्गीकरण सिविल सेवाओं में औचित्य स्थापना करना देता है। बिल्कुल, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है तथा यह सिविल सेवाओं से औचित्य की स्थापना करता है। यह कर्मचारियों को उनकी पद स्थिति अथवा वेतन के बारे में अधिक सुरक्षित महसूस कराती है क्योंकि वे पद से बंधे नहीं होते हैं और उन पर पद स्थिति की ड्यूटियों तथा उत्तरदायित्वों में परिवर्तन से प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर अगला है, अभिकथन और कारण से संबंधित लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित रहता है और कारण है सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती हैं परंतु समाज के कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए होती हैं। तो इसका भी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है क्योंकि पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है तो इसलिए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रायश्चित्ता की अवधारणा 1960 के दशक में किससे संबंधित है। यानी प्रायश्चित्ता की अवधारणा 1960 के दशक में उद्विकसित हुई थी, वो हुई थी लैटिन अमेरिका से। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रायश्चित सिद्धांत की उत्पत्ति 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के निर्देशक राउल प्रोविस तथा उनके सहयोगी के तत्वाधान में हुई थी। किसके निर्देशन में? राउल प्रोविस। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। लैटिन अमेरिका, प्रायश्चित्ता का सिद्धांत। अगला अभिकथन और कारण है, उत्तर सोवियत काल में आणविक सशस्त्र राज्यों में संभावित रूप से सैनिकों द्वारा चालित या कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती हैं। उनके पास नागरिक नियंत्रण का सकारात्मक विरोधी क्रियाविधियों का अभाव होगा। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों का एक्सप्लेनेशन जो आपस में मैच नहीं करता है। अगला है, एटम्स फॉर पीस निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी। तो एटम्स फॉर पीस जो निशस्त्रीकरण की योजना जो भी बनाई थी वो बनाए थे आइजनहावर ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1953 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने अपनी प्रसिद्ध शांति योजना के लिए अणु में यह प्रस्ताव रखा कि विश्वमंडलीय सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाए और उसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए।
अगला है चिंतन और अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन, तो इसे देख लेते हैं भाई। पहला है विलियम कोहेन का संबंध आपका हो जाए सैनिक कार्यकलापों में क्रांति से, यानी पहले का दूसरा, ठीक है, और दूसरे का तीसरा। मार्टिन शॉ का हो जाएगा युद्धों का अपहास से, और आपका यानी आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। विलियम कोहेन सैनिक कार्यकलापों में क्रांति से, मार्टिन शॉ युद्धों का अपहास से, रेमंड आरो अतिशयोक्तिपरक युद्ध से, और मैरी कॉल्डर का संबंध नवीन युद्धों से हो जाएगा, यानी इसका ए राइट हो जाएगा। आप मैच कर सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF किसने सृजित की थी, जो विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का निधियन करने के लिए थी। वो थी विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी की स्थापना विश्व बैंक के द्वारा 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान किया गया था, और इसकी स्थापना के पीछे के जो मुख्य उद्देश्य थे विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं का निधियन करना है, जिससे पृथ्वी को तमाम तरह की पर्यावरणीय समस्याओं से बचाया जा सके। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आरोही क्रम में लगा रहा है, कुछ संधियां दी गई हैं, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा वेस्टफेलिया की संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट 1648, वेस्टफेलिया की संधि 1648। उसके बाद आ जाएगा यूट्रेक्ट की संधि 1713 ईस्वी में 1713 में। उसके बाद पेरिस की संधि 1783 में, और अंत में UN चार्टर आ जाएगा 1945 में। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के आंदोलन को सही क्रम में लगाने की बात कर रहा है, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मैक्सिको सिटी हुआ था UN कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके बाद कोपेनहेगन हुआ था UN कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके बाद बीजिंग आपको पता है चाइना में, और उसके बाद नैरोबी, ठीक है, इसी क्रम में आप इसको लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA कब हस्ताक्षरित किया था, तो वो क्या था 2011 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता 2011 में हस्ताक्षरित किया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश ASEAN+3 में समाविष्ट किए गए हैं, तो ASEAN+3 में जो है आपका चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया को सम्मिलित किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एशियन लिखा है, आसियान होना चाहिए था, ठीक है। तो ASEAN+3 का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन +3। इस संघ में 3 देश चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं, जिनका उद्देश्य ऊर्जा, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में पारस्परिक सहयोग करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।